तो आज हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन का चौथा क्लास चल रहा है। आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जितने भी गेसेस क्वेश्चन हैं वो आज आपके समाप्त हो जाएंगे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए वो है आपका राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, यानी जो लोग हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन आएगा कि परासरण तथा विसरण में विभेद करें। तो आपका क्वेश्चन है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण और डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। अब आप समझो क्या, याद करो कल के क्लास में हम आपको पढ़ाए थे ऑस्मोसिस। क्या होता है कि अगर एक कंटेनर में बीच में हम लोग लगा देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इधर डालते हैं क्या सॉल्वेंट और इधर डालते हैं क्या सॉल्यूशन, तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे इधर का लेयर कम होता जा रहा है और सॉल्यूशन के तरफ का लेयर अप होता जा रहा है। क्यों होता है? क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की ओर फ्लो करने लगते हैं धीरे धीरे, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन क्या होता है कि अगर किसी दो लिक्विड को या किसी दो गैस को मिक्स कर दो तो दैट इज कॉल्ड क्या? डिफ्यूजन। जैसे दूध में पानी मिला देते हो तो दूध में पानी क्या हो जाता है? मिल जाता है, डिफ्यूजन है। पानी में दूध मिला दो, एक के बाद हुआ, दूध में पानी मिलाओ या पानी में दूध मिलाओ, डिफ्यूजन है। अगर आप एक कमरे में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को फ्लो करते हैं तो उस कमरे में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में इक्वली मिक्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या है? पहला डिफरेंस, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन through SPM semi permeable membrane is called osmosis। लेकिन डिफ्यूजन क्या है? the intermixing of two or more liquids or gases is called osmosis। तो ऑस्मोसिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस क्या है कि जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करते हुए सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। और जब कोई दो या दो से ज्यादा लिक्विड या गैस एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। अब आपको ध्यान रखना है क्या दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज होता है और डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस कंप्लीट कि परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग किया जाता है लेकिन विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसमें सॉल्वेंट सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं, सॉल्वेंट मूव टुवर्ड सॉल्यूशन। इसमें कौन है? सॉल्वेंट सॉल्यूशन की ओर मूव करता है, लेकिन इसमें क्या है? बोथ लिक्विड और गैस मूव टुवर्ड itself, toward their self। कि डिफ्यूजन में क्या होता है कि अगर आप दूध में पानी मिला रहे हो
तो क्या क्या इसका मतलब कि दूध पानी में घुस रहा है? नहीं, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो रहा है। अगर एक कमरे में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन में घुस रहा है? नहीं, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो रहा है। अगर इधर से तुम नाइट्रोजन फ्लो कर रहे हो और इधर से ऑक्सीजन फ्लो कर रहे हो तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की ओर आ रहा है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन की ओर आ रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है। तो इसमें दोनों गैस या दोनों लिक्विड एक दूसरे की तरफ आते हैं, लेकिन इसमें सॉल्वेंट सॉल्यूशन की ओर जाता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगला डिफरेंस जो है ये है कि ये केवल सॉल्यूशन में होता है और ये लिक्विड एंड गैस में होता है। ऑस्मोसिस इज सब्जेक्टेड टू सॉल्यूशन ओनली। ऑस्मोसिस जब भी होगा तो किसी सॉल्यूशन में ही होगा। ऑस्मोसिस के लिए सॉल्यूशन होना कंपलसरी है, लेकिन डिफ्यूजन होने के लिए सॉल्यूशन नहीं चाहिए। वो लिक्विड में भी हो सकता है, वो गैस में भी हो सकता है। तो इस तरह से 3-4 डिफरेंस हम आपको बता दिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में। आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कम से कम 2 डिफरेंस तो लिखना ही लिखना होगा। अगर 3 या 4 डिफरेंस लिख देते हैं तो और बेटर बात है, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 डिफरेंस तो लिखना ही होगा। और हम आपको 3-4 डिफरेंस बता चुके हैं, तो इसमें से 1-2 अगर भूलोगे भी तो कम से कम 2 तो लिख ही डालोगे। तो आप लोग याद रखना ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, कैलकुलेट ऑस्मोसिस बाय बर्कलैंड हाइट मेथड। कि बर्कलैंड हाइट मेथड से ऑस्मोसिस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इस बात को समझना है। और आपको इस बात को लिखना होगा कि हाउ विल यू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉरी, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक हाउ विल यू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर बाय बर्कलैंड हाइट मेथड। कि बर्कलैंड हाइट मेथड से किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये है आपका क्वेश्चन। अब आप समझो, जब बुक्स वगैरह आप लोग पढ़ोगे ना, जो भी बुक आपके पास है या एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे, इस मेथड का जो पिक्चर दिया है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया है। ज्यादातर स्टूडेंट जब उसको पढ़ता है ना तो बाउंस मार जाता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे पिक्चर बनाया है, कैसे इसमें यूज होगा। हम एक बेसिक पिक्चर बना करके आपका इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हालांकि हम जो पिक्चर अभी बनाएंगे, जो फोटो बना करके आपको समझाएंगे, ये आपके बुक्स में नहीं मिलेगा। एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम एक पिक्चर बनाएंगे और उससे आपको इसके प्रोसेस को समझाएंगे कि बर्कलैंड हाइट मेथड क्या है और इससे ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बात को समझाने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना। लेकिन हम जो पिक्चर अभी आपको बनाएंगे ना, ये आप बोर्ड के एग्जाम में मत बनाना, हम केवल समझने के लिए बता रहे हैं। पिक्चर इसका जो आपके बुक में है वही यूज होता है, और बोर्ड के एग्जाम में पिक्चर नहीं पूछता है, प्रोसेस पूछता है। तो आपको केवल प्रोसेस समझना है। प्रोसेस समझ में आए इसलिए हम एक बेसिक कंसेप्ट, एक बेसिक पिक्चर बना के दिखा रहे हैं, आप लोग समझो। देखो बर्कलैंड हाइट मेथड, इसमें क्या होता है कि एक नली होती है, एक ट्यूब होता है, और ये ट्यूब जुड़ा हुआ होता है एक कंटेनर से। ये ट्यूब किससे जुड़ा है? एक कंटेनर से जुड़ा हुआ। इस कंटेनर पे यहां एक पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन आप लोग जानते होंगे, सुइया देने वाला सिरिंज में जो दबाते हो वो क्या है? वो पिस्टन ही तो है।
तो इस तरह से एक पिस्टन लगा हुआ होगा। अब आप क्या काम करो कि यहां पर अच्छा यहां पर जो है इस ट्यूब, इस पतले से ट्यूब और इस कंटेनर के बीच यहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, हम आपको पढ़ाए थे, कोई ऐसा मीडियम, कोई ऐसा झिल्ली मेम्ब्रेन जिसके आर पार सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जाए लेकिन सॉल्यूट जिसके आर पार ना जा सके, उसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ए मेम्ब्रेन फ्रॉम विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट में पास बट कांट सॉल्यूट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वह झिल्ली जिसके आर पार विलायक के अणु जा सकते हैं परंतु विलेय के अणु उसके आर पार नहीं जा सकते, उसे हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी यहां पे हम लोग क्या लगा दिए हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए। अब क्या काम करो कि ये जो ट्यूब है ना, ट्यूब यहां पे भर दो सॉल्वेंट। क्या भर देंगे, सॉल्वेंट। विलायक, क्या भर देंगे, विलायक। बोले तो पानी, पानी भर दिए, समझने के लिए बता रहे हैं, पानी भर दिए। और यहां पर हम लोग भर देते हैं सॉल्यूशन। यहाँ क्या भर दिए, सॉल्यूशन, विलयन। ठीक है, अब ये जो पिस्टन है ये एक बैरोमीटर से अटैच होगा। बैरोमीटर से अटैच होगा। और बैरोमीटर क्या करता है, प्रेशर कैलकुलेट करता है। ये क्या करता है, कैलकुलेट प्रेशर। अब देखो क्या होगा, अब आपका तैयार है स्ट्रक्चर, आपका क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब क्या होगा, जब आप इसको छोड़ दोगे थोड़ी देर तक तो ये जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है ना, ये धीरे धीरे नीचे की ओर दिखेगा। ये जो लेयर है ये धीरे धीरे कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये नीचे। और जब ये नीचे आएगा तो इसका लेयर क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, चढ़ जाएगा। क्योंकि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की ओर से सॉल्यूशन की ओर फ्लो करने लगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी क्या होने लगा, ऑस्मोसिस। क्या हुआ, ऑस्मोसिस। अब आप क्या देखोगे कि जैसे ही ये लेयर चढ़ गया और इसका लेयर घट गया, अब आप उस पे पिस्टन जो है ऊपर, उस पिस्टन से ऊपर से प्रेस करना शुरू करो। तो जब प्रेस करोगे, पुश करोगे तो प्रोसेस पलट जाएगा। अब सॉल्यूशन जो है, इसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये इधर से इधर की ओर जाने लगे और ये जाने लगेगा ऊपर। अब इसको तब तक प्रेस करते रहो जब तक ये अपने लेवल पे ना पहुंच जाए, ये अपने लेवल पे आ जाए और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी अपने लेवल पे आ जाए। जैसे ही ये सॉल्वेंट अपने लेवल पे आ जाएगा, जितना भी वैल्यू दिया रहेगा वो कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। हो गया। और ये जो पूरी बातें हम आपको बताए हैं इसको कहते हैं बर्कलैंड आइड मेथड। इस पूरी प्रक्रिया से सुनो एक बार, वो एक बार फिर से समझाने जा रहे हैं, अच्छे से समझो। बर्कलैंड आइड मेथड में बड़ा सरल दाब को, सरल दाब की गणना की जाती है। इस विधि में एक बेलनाकार पात्र को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किया जाता है। पतले नली में विलायक के, पतले नली में विलायक तथा बेलनाकार पात्र में विलयन को ले लेते हैं। स्तर धीरे धीरे नीचे
स्तर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ जाता है। पर एक बाहरी दाब आरोपित करते हैं तब तक एक बाहरी दाब आरोपित तब तक कि विलायक का स्तर अपने पूर्व की अवस्था में न आ जाए। इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट हो जाता है। इट मींस दैट द osmotic pressure is calculated by the Borglund-Ide method. In this method, is connected with a cylindrical container by a semi-permeable membrane. The tube consists solvent, and the cylindrical container consists solution. Now we observe that the layer of the solvent decreases, whereas increases. Now, in this condition, an external pressure applied on the solution till the layer of solvent comes to its initial position, and that pressure obtained by the barometer is called osmotic pressure, and the complete process is called Borglund-Ide method. इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? Borglund-Ide method कहते हैं। तो हम जितनी भी बातें अभी आपको बोल के समझा रहे हैं, ये सभी बात आपके नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, जो हम आपको भेजे हैं उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। एक बार आप उसको पढ़ लेना और एक बार ये वीडियो को दोबारा देख लेना, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें ना बर्गलैंड-आइड मेथड रट्टा नहीं मारना है, समझ लेना। और अगर एक बार इस पिक्चर को देख के आप समझ लोगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो लैंग्वेज लिखना कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बर्गलैंड-आइड मेथड बहुत आसान तरीका होता है। तो एक बार तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मेरा नोट्स को पढ़ लेना और वीडियो को दोबारा देख लेना, और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो बताना, हम फिर समझाएंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि तत्काल आपको ये बात समझ में आया है। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल सेक्शन की ओर, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने थे सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिए। अब बारी है न्यूमेरिकल सेक्शन का। सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो केमिस्ट्री में ये गारंटी नहीं है कि आएंगे ही, लेकिन आप सकते हैं वाली बात बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसमें से आपको क्वेश्चन आएगा। जितने क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे इस 3 महीनों में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में जितने भी क्वेश्चंस हम आपको पढ़ाएंगे, इसको कंठस्थ कर जाना, अच्छे से याद कर जाना, क्योंकि जो 70 नंबर का एग्जाम होगा, मेरा ये ऐसा अनुमान है कि 6 नंबर छोड़ के लगभग इससे लग जाएगा। ऐसा मेरा अनुमान है, हम गारंटी नहीं देते हैं। आप कहोगे कि सर सेट कर दिए क्या? सेट उठ नहीं हुआ है, हम अंदाज लगा रहे हैं कि हम जो गेस क्वेश्चन किए हैं इसमें से आने का चांसेस है। तो कम से कम जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना तो जरूर याद कर जाना, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल सेक्शन में जब हम लोग बढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है when 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब ध्यान दो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का अमाउंट दे दिया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। कितना ग्राम दिया है? 10 ग्राम। पता है 10 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कैपिटल W बराबर कितना? 100 ग्राम। किस चीज का है? बेंजीन का है। ये क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और याद करो, हम आपको चैप्टर में पढ़ाए हैं, जब हम आपको पढ़ा रहे थे रूल्स वगैरह, जो चैप्टर टॉपिक्स पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि सॉल्यूट के अमाउंट को स्मॉल w से और सॉल्वेंट के अमाउंट को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कहता है इट्स बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड बाय 1 डिग्री सी, डेल्टा TB इज इक्वल टू 1 डिग्री सी। आपको पढ़ाए थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में कि किसी भी सॉल्वेंट में जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और जितना बढ़ जाता है, इट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट,
एंड रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीवी। क्वेश्चन कर रहा है कि वैल्यू पॉइंट कितना बढ़ गया 1 डिग्री, यानी डेल्टा टीवी का वैल्यू दे दिया कितना 1 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूट आता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है सॉल्यूट का, स्मॉल m बराबर, और क्वेश्चन में Kb का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 2.53, तो m निकालना है। याद करो हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 का बी, क्वेश्चन नंबर जब 9 का बी पढ़ाए थे परसों के क्लास में पढ़ाए थे, क्वेश्चन नंबर 9 का बी, उसमें हम आपको एक फॉर्मूला दिखाए थे, स्मॉल m बराबर AB into W into 1000 by डेल्टा TB into कैपिटल W। ये हम आपको क्या लिखाए थे, फॉर्मूला लिखाए थे। अब इस फॉर्मूला को करना है यूज, स्मॉल m का वैल्यू निकालना है, बाकी सभी कुछ आपको दिया हुआ है। KB कितना दिया हुआ है 2.53, स्मॉल w कितना 10 इंटू 1000 बाय डेल्टा टीवी कितना 1 इंटू कैपिटल W कितना 100, दो जीरो से दो जीरो खत्म। अब 2.53 में 100 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 253 इज योर आंसर। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना आया 253। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। स्क्रीनशॉट जो है आप चाहो तो वीडियो को दोबारा जब देखोगे उस टाइम भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या नोट्स में आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा, उससे भी आप नोटबुक पे उतार सकते हो। क्लास में केवल हम लेक्चर दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे हुआ कैसे बना। तो अगर समझने में कोई डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम आप लोगों को भेजे हुए हैं, आप लोग अपने अपने नोटबुक पे देखो, क्वेश्चन आप लोग उतार लिए होंगे, और नहीं अगर उतारे हो ना तो उतार लिया करना। हम जो पहले आपको क्वेश्चन इसीलिए भेज देते हैं ताकि आप क्वेश्चन एक जगह नोट कर दो, पढ़ाने के समय क्वेश्चन लिखवाने का टाइम नहीं होता है, इसलिए आप रेडी रहना, क्लास के समय आप लोग क्वेश्चंस वगैरह लेके रेडी रहना। देखो 16 नंबर क्वेश्चन अपने नोटबुक पे आप देखो भेजे हैं हम है कि the osmotic pressure of sugar solution is 2.46 atm, यानी पाई का वैल्यू दे दिया कितना 2.46 atm, ठीक है भैया। कहता है at 27 डिग्री सी, यानी टी कितना दे दिया 27 डिग्री सी दे दिया, ठीक है भैया। कहता है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सी निकालने के लिए कहता है, सी बोले तो क्या कंसंट्रेशन, ये निकालने के लिए कहता है। देखो टी दिया है, टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सी दिया है, और हम आपको ये बात पहले पढ़ा चुके हैं, कभी भी न्यूमेरिकल डिग्री सी में नहीं बनेगा, केल्विन में बनेगा। अगर क्वेश्चन में डिग्री सी दिया है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको केल्विन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 27 में जोड़ देंगे 273, तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। अब याद करो जब हम आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शंस पढ़ा रहे थे एक फॉर्मूला लिखाए थे, पाई बराबर सी आर टी दिखाए थे, तो सी बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई आर टी। पाई आपको दिया हुआ है कितना 2.46 बटा आर का वैल्यू फिक्स होता है, कल हम पढ़ाए थे, कल जब हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, तो उसमें आर का वैल्यू आपको लिखाए थे 0.0821, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 0.0821। ये वैल्यू याद करके रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। टेम्परेचर कितना हो गया 300 हो गया, अब गुना कर दो 2.46 बटा 3 से गुना करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 8 3 24, कई अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद। अब ये पॉइंट के बाद 3 है, इसको हटा सकते हो। अब देखो 2.46 है और 24.6 है, ये पॉइंट हटा दो तो ऊपर में 10 और ये पॉइंट हटा दो तो नीचे में 100, इससे ये क्या खत्म, 1 0 से 1 0 कितना आया 1/10,
यानी 0.1 m इज योर आंसर। निकल गया कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है और कंसंट्रेशन निकालने के लिए कहता है, तो यूज करेंगे फॉर्मूला C बराबर पाई बटा RT। R का वैल्यू फिक्स होता है, बस पुट करना है और सॉल्व कर देना है, आंसर कंप्लीट। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ रहे हैं, क्या तैयार है सब लोग? देखिए आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कहता है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई बराबर वाट, ये क्वेश्चन कह रहा है। और 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, क्या कहता है? 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है भैया, एट 273 डिग्री सी, एट टेम्परेचर दे दिया कितना? 273, सॉरी डिग्री सी हम बोल रहे हैं, केल्विन दिया है 273 केल्विन। अब देखो पाई निकालना है, 5% सॉल्यूशन दे रहा है, किसका? यूरिया का दे रहा है। अब यहीं पे आपको समझना है पाई का फॉर्मूला क्या होता है? पाई भी बराबर एनआरटी, पाई भी बराबर एनआरटी, ये होता है क्या फॉर्मूला? पाई भी बराबर एनआरटी, दिस इज योर फॉर्मूला। अभी तुम आप देखो आर का वैल्यू सबको पता है, अभी तुरंत पढ़ा है 0.0821। आर पता है, सी पता है, वी और एन नहीं पता है। क्या वी और एन पता है? नहीं पता है। तो देखो कैसे निकलेगा। क्या करता है? 5% सॉल्यूशन है यूरिया का। यूरिया का कितना परसेंट सॉल्यूशन है? 5%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 ग्राम यूरिया डिसॉल्व किया हुआ है 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट का यही ना मतलब होता है, परसेंट। 100 में कितना परसेंट का यही मतलब होता है। अगर कहते हो 2% मतलब 100 में 2, अगर कहते हो 5% मतलब 100 में 5, तो जैसे ही कर दिया 5% सॉल्यूशन, यानी 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना यूरिया है? 5 ग्राम यूरिया है। चलिए ठीक है, यानी स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना ग्राम? 5 ग्राम। वॉल्यूम कितना? 100 मिलीलीटर। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से भाग लगा देते हैं, 0.1 लीटर। ये किस चीज का सॉल्यूशन है? यूरिया का। फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अब यूरिया का आप M निकालो। यूरिया का क्या निकालेंगे? M, मॉलिक्यूलर मास। M बोले तो क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है, तो 2 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2 4, तो 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है। एक कार्बन है तो 12, और एक कार्बन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा? जोड़ लो, 60 होता है, हमको पता है, लेकिन आप लोग जोड़ के भी निकाल सकते हो, 60 आएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब आपको पुट करना है, ध्यान से देखो। पाई भी बराबर, ये एन है, एन क्या होता है? मोल। एन क्या होता है? मोल। और मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, W बाई एम। तो ये एन की जगह हम लोग लिख सकते हैं W बाई एम आर टी। आपको क्या निकालना है? पाई निकालना है, तो B को कर दो इधर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? WRT बाई MV। अब बस पुट कर देना है, ऑटोमेटिक आंसर बन जाएगा। सब चीज निकाल चुके हैं, बस डालो और बनाओ। W कितना? 5 ग्राम। R कितना? 0.0821। T कितना? 273 273। M कितना आया है? 60। और वॉल्यूम कितना आया है? 0.1। अब आप इसको कैलकुलेट कर दोगे, आपका वैल्यू आ जाएगा
18.67 ATM एंड इसको कैलकुलेट करोगे इतना आ जाएगा, गारंटीड है। तो इसको समझने में अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर कोई बात इसमें लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्रॉस क्वेश्चन करो। वॉल्यूम 100 ml। हाँ बोलो शुभम। सर वॉल्यूम 100 ml कैसे हो गया? कैसे हो गया, देखो यही बात को हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। ध्यान से देखो, वॉल्यूम 100 ml कैसे हो गया, क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5% सॉल्यूशन है यूरिया का। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5% है सॉल्यूशन का। अगर आप कहते हो, मान लो आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो, आप अगर समझते हो, अगर आप कहते हो 5% प्रॉफिट, अगर क्या कहते हो कि 5% प्रॉफिट है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस लगाए थे 100 रुपया और सेलिंग प्राइस हो गया 105 रुपया, प्रॉफिट हो गया कितना, 5 रुपया। तो 5 रुपया प्रॉफिट हुआ कितने कॉस्ट प्राइस में, 100 रुपया में। यानी कोई 100 रुपया का चीज तुम परचेज किए और 105 रुपया में बेच दिए, 5 रुपया पर प्रॉफिट हुआ। 5 रुपया प्रॉफिट होता है कितना रुपया में, 100 रुपया में। तुम 100 रुपया लगाए और 5 रुपया कमाए तो कहते हो कि 5% प्रॉफिट हुआ। तो जैसे ही करते हो 5%, तो 5 मतलब 5 पर मतलब प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100। सेंट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है 100। जब कभी भी अब कहते हो ना कि सेंट परसेंट सही बात बोल रहे हो, तो सेंट परसेंट सही बात मतलब क्या, 100% सही बात। तो सेंट एक लैटिन वर्ड है, जब भी परसेंट बोले ना तो जो है वो डब्ल्यू हो जाएगा। और हमेशा जैसे ही परसेंट बोले तो आप कितना यूज करोगे, 100 यूज करोगे, समझे। तो जैसे ही कर दिया 5%, तो 5 ग्राम हो गया यूरिया और 100 मिलीलीटर हो गया सॉल्यूशन। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से देखो, क्वेश्चन अगर आपके पास होगा तो आप लोग पढ़ो, मेरे पास है। ग्लूकोज एडेड इन 1 किलोग्राम वाटर। अब देखो कहता है 1 किलोग्राम पानी में घुला दियो। तो अब सुनने से ही पता चल रहा है यानी, और पानी हो गया सॉल्वेंट। इस सॉल्यूट के अमाउंट को स्मॉल w और सॉल्वेंट के अमाउंट को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल w हो गया कितना ग्राम दे रहा है, 18 ग्राम। किस चीज का, ग्लूकोज का। कैपिटल W कितना हो गया, 1 किलोग्राम। किस चीज का, वाटर का। ठीक है, अब आगे बढ़ो, कहता है एट 1 बार एटमॉस्फेयर, प्रेशर कितना दे रहा है, 1.013 बार। ये दे दिया ऑस्मोटिक प्रेशर। इनहेलेशन कहता है एट विच टेम्परेचर विल वाटर बॉयल। कहता है टेम्परेचर निकालो जिसपे बॉयल करेगा सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कहता है कि अगर ग्लूकोज को पानी में घुला दिए, ध्यान से समझो, कहता है कि ग्लूकोज को पानी में क्या कर दिए, घुला दिए। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम पानी में क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। कितने प्रेशर पर, 1.103 प्रेशर पर। तो बताओ जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, यानी आपको निकालने के लिए कहता है TS, ये निकालने के लिए कहता है। हम आपको जब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाए थे तो बताए थे सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को TO कहते हैं और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को TS कहते हैं। अभी बताओ TO कितना होगा,
टीओ क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है टीओ। तो बताओ सॉल्वेंट कौन है? पानी। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? सबको पता है 100 डिग्री सी। ये क्वेश्चन में नहीं देगा, ये आपको याद रहता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सी। ये क्वेश्चन में नहीं देगा। तो टीओ का वैल्यू पता है 100 डिग्री सी। अब भी देखो, याद करो फॉर्मूला। अच्छा, एक चीज इसमें और दे रहा है, केबी का वैल्यू दे रहा है कितना? 0.52। ठीक है, कितना दे दिया? 0.52। अब चलो बनाते हैं। ये 1 किलोग्राम पानी है, मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम। फॉर्मूला याद करो, पढ़े थे, डेल्टा टीबी बराबर एबी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 बाई एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, अब पुट करते हैं। केबी कितना? 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना? 18 इंटू 1000। स्मॉल एम तो पता ही नहीं है। ले, अब क्या होगा? अभी देखो क्या होगा। पहले कैपिटल डब्ल्यू देखो कितना ग्राम? 1000 ग्राम। अब स्मॉल एम नहीं पता है। और स्मॉल एम क्या होता है? स्मॉल एम होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट कौन? ग्लूकोज है। सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये आपको क्वेश्चन में नहीं देगा। छोटे मोटे कंपाउंड का फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए, और ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना C6H12O6। मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। कै गो कार्बन है? 12 गो, सॉरी 6 गो। कितने कार्बन है? 6 गो। तो 6 into 12। हाइड्रोजन कितने? 12 गो, 12 into 1। और ऑक्सीजन कितने? 6 गो, तो 6 into 16। तो कितना हो जाएगा? 12 चक 72, 12 16 चक 96, 180 आएगा टोटल करोगे तो m की जगह कितना आ गया? 180। अब देखो, इससे ये कट गया कितने बार में? 10 बार में। इससे ये कट गया 1000 से 1000। ये 10 से भाग लगेगा, कितना आएगा? 0.052। क्या आ गया? डेल्टा टीबी आ गया। लेकिन डेल्टा टीबी नहीं निकालना है, क्या निकालना है? डेल्टा टीएस निकालना है। तो याद करो फॉर्मूला बनाए थे, डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टीओ। पढ़े थे ना? अब चलो देख लेते हैं, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो टीएस बराबर क्या हो जाएगा? ये टीओ आके जुड़ प्लस टीओ। डेल्टा टीबी कितना आया? 0.2। और टीओ कितना है? 100 डिग्री सी। जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 100.052 डिग्री सी इज योर आंसर। फाइनली आंसर आ चुका है। इसको देख लो। अगर इसको समझने में कहीं कोई डाउट हो रहा है, कोई स्टेप अगर लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बोलो, हम समझा देंगे दोबारा। और अगर आपको लगता है कि सब समझ में आ रहा है, तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। तो पहले इसको देख लो। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई बात पूछना है तो पूछो। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं 19 नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडी ना? ठीक। देखो, न्यूमेरिकल्स पे खुद का प्रैक्टिस होना जरूरी है। हो सकता है आप बाद में वीडियो देख करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, या हम नोट्स में भेज रहे हैं उससे आप पढ़ो। देखो, आप लोग बोर्ड की तैयारी के लिए रट्टा मत मारना बता रहे हैं। एक रूटीन बना लो, डेली 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, 1 घंटा याद करना है और 1 घंटा उसको लिखना है। जो भी याद करोगे उसको लिखना, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर चाहते हो कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, हमारा बोर्ड का एग्जाम अच्छा जाए, आपको लगे, मन में ये लगे कि हम अब बोर्ड में पास कर जाएंगे इस सब्जेक्ट में,
डिस्टिंक्शन आ जाएगा। अगर ये कॉन्फिडेंस चाहते हो तो 2 घंटा रूटीन बांध दो डेली केमिस्ट्री के लिए, 1 घंटा याद करो और 1 घंटा लिखो। खास तौर पे न्यूमेरिकल्स जो बता रहे हैं उसको खुद से बनाना, फॉर्मूला लिख लेना और खुद से एक बार देख लेना कि कैसे बनाए हैं सर, और उसको खुद से बनाना। जब खुद से बनाओगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, हाउस द जोश हाई, है ना। तो ध्यान से अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे चल रहे हैं, सब रेडी होंगे मेरे हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट द मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, यानी केबी, केबी निकालने के लिए कहता है। क्वेश्चन कह रहा है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट निकालने के लिए, और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना मोलल एलिवेशन कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट होगा, केबी से रिप्रेजेंट होगा। यानी आपको क्या निकालना है, केबी निकालना है। केबी इज इक्वल टू व्हाट, आगे बढ़ते हैं। कहता है सॉल्यूशन, कहता है 1 ग्राम यूरिया में दिया है मॉलिक्यूलर मास 60। ये आपको दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दे दिया है तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। अभी हम थोड़ी देर पहले यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाए हैं। तो अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो अच्छी बात है, आप यूज कर लो, अगर नहीं दिया है तो निकाल लेना होगा। तो खैर यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू दे दिया कितना, 1 ग्राम, स्मॉल एम दे दिया कितना, 60। आगे बढ़ते हैं, पता है इन 75 ग्राम वाटर, कैपिटल डब्ल्यू दे दिया कितना, 75 ग्राम, और क्या कहता है 114 डिग्री सी, टीएस बराबर दे दिया 100.114 डिग्री सी। तो टीएस पता है और टीओ कितना, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सी। क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको याद रखना होगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सी, यानी टीओ बराबर 100 डिग्री। तो डेल्टा टीवी बराबर फॉर्मूला होता है, अभी थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े, टीएस माइनस टीओ। तो टीएस कितना 100.114 माइनस कितना 100, तो कितना आया 0.114 डिग्री सी। क्या निकालना है, केवी निकालना है। तो केवी का फॉर्मूला देखो, आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 बाय एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। फॉर्मूला पढ़े हैं ना, यहां पर आपको केवी निकालना है, बाकी सब कुछ दिया है, क्या निकालना है, केवी। तो केवी बराबर क्या हो जाएगा, ये सब इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टीवी इंटू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू बाय स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। अब पुट कर दो, डेल्टा टीवी कितना 0.114, स्मॉल एम कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, कैपिटल डब्ल्यू कितना क्वेश्चन में दिया है 75, बटा स्मॉल डब्ल्यू कितना 1 ग्राम दिया है 1, और बाई 1000। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर दो और आंसर आएगा, ये आएगा 0.153 आंसर निकल गया केवी का वैल्यू। इसको समझने में कहीं पे कोई डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। 2 फॉर्मूला यूज किए हैं, एक ये फॉर्मूला यूज किए हैं और एक ये फॉर्मूला यूज किए हैं, और क्वेश्चन में सभी कुछ आपको दिया है, बस फॉर्मूला पे पुट करना है और सॉल्व कर देना है, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो समझने में अगर कहीं पे डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आया है तो क्रॉस क्वेश्चन करो। क्या आगे बढ़ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है? अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। और ये जो क्वेश्चन नंबर 20 हम आप लोगों को भेजे हैं ना, ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है,
ये क्लास 11 का स्टेचियोमेट्रिक कैलकुलेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। एक साल ये क्वेश्चन पूछे हुए, इसलिए हम डाल दिए हैं, कहीं रिपीट कर दे, हालांकि पूछने का चांस कम है, इस क्वेश्चन को बोर्ड में पूछने का चांस कम है, लेकिन हम आपको पढ़ा देते हैं। इन केस कहीं रिपीट मार दिया, कहीं ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, तो आप लोग कंफ्यूज ना करें, आपको ऐसा ना लगे कि हम नहीं पढ़े हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन 12th के सिलेबस का नहीं है, ये 11th के सिलेबस का है। और कौन से चैप्टर का है? स्टेचियोमेट्रिक कैलकुलेशन चैप्टर का है। तो खैर, अब भी हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन कर HCl से, क्वेश्चन कर रहा है CaCO3 रिएक्शन करेंगे HCl से। देखो कितना कहता है कि CaCO3 कितना ग्राम दिया गया है? 20 ग्राम, और HCl भी कितना ग्राम दिया है? 20 ग्राम दिया हुआ है। कहता है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, 20 ग्राम CaCO3 20 ग्राम HCl से जब रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट, तो इस दोनों में से कौन बच जाएगा और कितना बच जाएगा, यही सवाल है। कह रहा है क्वेश्चन कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 20 ग्राम HCl को रिएक्शन कराना है, और जब रिएक्शन हो जाए कंप्लीट, तो बताओ इन दोनों में से कौन बच गया और कितना बच गया, यही आपका क्वेश्चन है। तो अब भी देखो हम बना के दिखा रहे हैं। CaCO3 रिएक्शन करेगा किससे? HCl से। तो ध्यान से देखो, इसका कैल्शियम और इसका क्लोरीन क्या बन जाएगा? CaCl2 प्लस यहां से H और यहां से O क्या बन जाएगा? H2O, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब भी आपको गौर से देखना है कितना कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट कितना यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट में निकाल लेते हैं। ये तो 20 ग्राम आपको दिया हुआ है, इसका यूज बाद में करेंगे, पहले हम लोग इस रिएक्शन में देखते हैं। CaCO3, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, कार्बन का होता है 12, और 3 ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू 16, तो 40 प्लस 12 प्लस 93, CaCO3 40 12 3 इंटू, तो ये हो गया 48, कितना आ जाएगा? 100। कितना आ गया? 100। कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना? HCl का कितना होगा? HCl हाइड्रोजन का, और क्लोरीन का 35.5, 35.5 कितना हो जाएगा? 36.5 होगा। यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है कितना से? 36.5, और यहाँ पे क्या लगा है? 2, तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई। इसका मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इतने ग्राम HCl से करेगा क्या? रिएक्शन। यही बात हम समझाना चाह रहे थे। रिएक्शन का यूज बस यही आ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना? 100, और HCl का कितना? 36.5, और HCl में क्या लगा है? 2, तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, चूंकि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट react with 2 into 36.5 HCl, तो इसलिए 1 ग्राम रिएक्ट विथ 2 into 36.5 बटा 100, तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट आपको कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम कितना से रिएक्शन करेगा, तो निकालो। तो इसलिए 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 2 into 36.5 by 100 into 20, काट दो, 20 25 100, 5 से काट दो, 5 से 35, 5 दिया 15, गुना कर दो, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14.6 ग्राम HCl से रिएक्शन करेगा। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने HCl से रिएक्शन करेगा? 14.6 ग्राम।
लेकिन कैल्शियम, लेकिन HCl आपको दिया कितना था, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम में से 14.6 ग्राम HCl क्या हो जाएगा, रिएक्शन, तो बच जाएगा कितना, ऑन कंप्लीशन HCl विल रिमेन, यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो HCl क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लेकिन कितना बच जाएगा, 20 ग्राम में से घटा दो 14.6, तो 10 में से 6 गया 4 और 19 में से 4 गया 5, यानी 5.4 ग्राम HCl क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आंसर कंप्लीट। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन कह रहा था 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 20 ग्राम HCl से रिएक्शन करेंगे, बताओ कौन बचेगा और कितना बचेगा। तो हम लोग देखें क्या कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना HCl से रिएक्शन करता है, तो 20 ग्राम करेगा कितना, 14.6 ग्राम HCl से। अब HCl दिया था 20 ग्राम, क्वेश्चन में दिया था कितना HCl, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम में से 14.6 ही रिएक्शन किया, बच गया। तो कौन बचा, HCl बच गया। और कितना बच गया, 20 ग्राम में से 14.6 घटा देंगे, 5.4 ग्राम HCl आपका बच जाएगा। दैट्स ऑल। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इस क्वेश्चन को समझने में कोई डाउट है तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। क्या किसी को कोई डाउट? उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा है। तो देखो इस तरह से आपका ये चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त हो गया। इति श्री देवो खंडे द्वितीयो अध्याय समाप्तो भव, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। कल के क्लास से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू करेंगे। आज शाम तक आप हमको याद करा देना, हम आपको क्वेश्चंस भेज देंगे। क्वेश्चन आप लोग लिख के रेडी रहना और आंसर्स कल हम लोग पढ़ेंगे। तो कल से शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। एक बात और, 2 चैप्टर हम लोग पढ़ा चुके हैं। आप लोग को अगर लगता है कि ठीक चल रहा है, क्लास समझ में आ रहा है और कंटिन्यू करेंगे, तो आप फी पेमेंट कर देना। QR कोड हम सब लोगों को भेज ही चुके हैं, तो फी आप लोग पेमेंट कर देना एज पर योर कन्वीनियंस। मतलब हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि हाँ आपको कल ही दे दो, परसों ही दे दो, लेकिन एज पर योर कन्वीनियंस आप लोग फी दे देना। तो खैर इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे करेंगे सॉल्व, ये सब जानने के लिए पढ़े अगला क्लास। तब तक के लिए ना रहे बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा समाप्त हुआ। आज तक इंतजार करिए कल तक। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए सावरण क्लासेस में।